हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब डेक को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। डिज़ाइन अ रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब कल्वर्ट फॉर अ नेशनल हाईवे क्रॉसिंग टू सूट द फॉलोइंग। फर्स्ट, carriageway is 2 lane 7.5 meter wide, footpath is 1 meter on either side, clear span is 6 meter, wearing coat is 80 mm, width of wearing is 400 mm, materials used are M25 grade concrete and Fe415 grade HYSD bars, loading is IRC class AA track vehicle। ये जो लोडिंग क्लास है ये मैंने जो मेरी लास्ट की वीडियो थी उसमें मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था कौन से टाइप्स के लोडिंग क्लास होते हैं, व्हील व्हीकल क्या होता है, ट्रैक व्हीकल क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो इट इज़ रिकमेंडेड कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अंत में बोल रहा है डिज़ाइन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब डेक। द डिज़ाइन शुड कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ IRC 6 2016 एंड IRC 1112 2011। तो ये जो दोनों IRC है इसका जहाँ जहाँ रेफरेंस है वहाँ वहाँ मैंने इसके पेजेस इस वीडियो में ही इस PPT में लगा दिए, तो वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। उसके अलावा इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन पढ़ के इतना खास कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। तो देखिए ये हमारा एक टिपिकल ब्रिज डेक है। तो अगर इस ब्रिज डेक को आप इस व्यू से देखोगे, इस साइड से आप देख रहे हो और इस साइड से इसका आप एक क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिखा, क्वेश्चन में दिया था कि हमारा जो कैरेज वे है वो 7.5 मीटर का है, मतलब 7500 mm हो गया, एंड फुटपाथ इज़ 1 मीटर ऑन इधर साइड, तो दोनों साइड 1 मीटर। और ये जो वेयरिंग कोट है हमारे कंक्रीट स्लैब के ऊपर जो वेयरिंग कोट है वो 80 mm का है, जो कि ये है हमारा जो हैच पोर्शन से दिखाया हुआ है। एंड फाइनली दी एंटायर विड्थ जो हमारा हो जाएगा 9.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम को देख के हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से सेक्शन देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें ये जो स्लैब डेक है उसको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन से उनका मतलब क्या है, ये जो पूरा डेप्थ है, टोटल डेप्थ D, ये हमें फाइंड करना है। एंड इसके अलावा इस जो हमारा डेक है इसमें रीइंफोर्समेंट कितना लगेगा इन द लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो बेसिकली बाय डिज़ाइन दे मीन कि हमें ये डेप्थ फाइंड करना है और रीइंफोर्समेंट फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अभी हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इन सवालों में होता है कि हमें एक डेप्थ ऑफ स्लैब अज्यूम करना पड़ता है ताकि हम उसकी एनालिसिस कर सकें और बाद में हम चेक करेंगे कि हमारी अजम्पशन राइट थी कि नहीं। ठीक है, तो इसमें ये स्टैंडर्ड एक अजम्पशन है कि अज्यूमिंग थिकनेस ऑफ द स्लैब इज़ 80 mm पर मीटर ऑफ द क्लियर स्पैन। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि क्लियर स्पैन इज़ 6 मीटर, तो टोटल डेप्थ इज इक्वल टू 6 × 80 विच इज़ 480 mm। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 500 mm कर देंगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारा टोटल डेप्थ कैपिटल D। इसके बाद हमें स्मॉल d निकालना है, तो उसके लिए हम क्लियर कवर 40 mm अज्यूम करते हैं एंड डायमीटर ऑफ द बार्स एज 20 mm। तो कैपिटल D से स्मॉल d निकालना तो हमें अच्छे से आता है, RCC में हमने निकाला था। यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ। सपोज़ ये आपका टोटल डेप्थ है और ये आपका रीइंफोर्समेंट कुछ इस तरह का है, तो फिर ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक टोटल डेप्थ है ये 500 mm हमने अज्यूम कर लिया है। एंड क्लियर कवर जो है हमने बोला कि वो 40 mm है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड से लेके नीचे तक का डिस्टेंस ये है आपका 40 mm। हमें बेसिकली निकालना क्या है, ये वाला डिस्टेंस विच इज़ इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ से लेके रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू 500 माइनस दिस डिस्टेंस विच इज़ क्लियर कवर 40 mm यहाँ तक का, एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस मतलब डायमीटर ऑफ द बार बाई 2 मतलब 20/2, तो ये आपका हो जाएगा 450 mm। ये काफ़ी इजी है, हमने RCC में भी सीखा था। ठीक है, तो 450 mm हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद हमें निकालना है कि इफेक्टिव स्पैन लेंथ कितना होगा। तो ये भी हमने RCC में पढ़ा था कि इफेक्टिव स्पैन लेंथ इज़ मिनिमम ऑफ L + B एंड L + D, वेयर B इज़ द विड्थ ऑफ द बेयरिंग, मतलब सपोर्ट का विड्थ कितना है, एंड D इज़ द इफेक्टिव डेप्थ। तो ये विड्थ ऑफ द बेयरिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से।
तो इट इज़ मिनिमम ऑफ 6 + 0.4, ये 400 mm हमें क्वेश्चन में दिया था, एंड 6 + 0.45 जो अभी हमने निकाला यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू 6.4 मीटर। तो इफेक्टिव स्पैन हमारा 6.4 मीटर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें लोड कैलकुलेशंस करने हैं, वो भी सबसे पहले हम डेड लोड कैलकुलेट करेंगे और बाद में लाइव लोड करेंगे, ठीक है। तो डेड लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले तो हमारा आएगा कि सेल्फ वेट ऑफ डेक स्लैब, काफ़ी बेसिक है। तो सेल्फ वेट का फॉर्मूला हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू द डेंसिटी इनटू द टोटल डेप्थ, और क्योंकि ये आरसीसी स्ट्रक्चर है तो आरसीसी के लिए डेंसिटी होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डेप्थ हमने अभी 500 mm इसका अज्यूम किया, सो इससे आ जाएगा आपका सेल्फ वेट ऑफ डेक स्लैब। इसके अलावा जो ऊपर का वेयरिंग कोट हमें दिया था 80 mm का, क्वेश्चन में गिवन था, उसका सेल्फ वेट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो वेयरिंग कोट का सेल्फ वेट जो होगा, जो 80 mm का था, विच इज़ इक्वल टू अगेन डेंसिटी इनटू द डेप्थ ऑफ द वेयरिंग कोट, और वेयरिंग कोट का स्टैंडर्ड अजम्पशन है डेंसिटी का कि हम उसको 22 लेते हैं, तो 22 इंटू 80 mm विच इज़ 0.08 विच इज़ इक्वल टू 1.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल डेड लोड हमारा कितना आ जाएगा, 14.26 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो डेड लोड है ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमें हमारे कैलकुलेशंस के लिए किलो न्यूटन पर मीटर में करने की आदत है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्लैब डेक है उसका विड्थ है 1 मीटर। हम 1 मीटर विड्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे, और बाद में जितना उसका विड्थ होगा उसके हिसाब से डिज़ाइन हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 1 मीटर विड्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो कंसिडर यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब, देयरफॉर टोटल डेड लोड इज इक्वल टू, इसको 1 मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगा 14.26, बस यूनिट चेंज हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये हमें बचपन से पता है कि ये जो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा हम ट्रीट करेंगे, तो मैक्सिमम डेड लोड शेयर फोर्स कितना आएगा सपोर्ट पे होगा, WL/2। तो W हमने निकाला 14.26 इंटू L, मतलब जो हमारा इफेक्टिव स्पैन है 6.4 हम देख चुके हैं, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आपका VG आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम डेड लोड शेयर फोर्स। इसके बाद मैक्सिमम डेड लोड बेंडिंग मोमेंट भी WL/8 होता है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स, ये हमें पता है। तो फिर ये आपका 14.26 इंटू 6.2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम डेड लोड बेंडिंग मोमेंट आ गया 73.01 किलो न्यूटन पर 73.01 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं लाइव लोड कैलकुलेशंस की तरफ। तो लाइव लोड कैलकुलेशन में हमें बेसिकली 2 कैलकुलेशंस करने हैं। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, एंड उसके बाद देखेंगे हम शियर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। लेकिन लाइव लोड के केस में हम ILD में पढ़ चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होता है। अभी ये जो हमारा इस पे जो भी ब्रिज डेक पे लोड आएगा, ये तो स्टैटिक लोड रहेगा नहीं, गाड़ी यहाँ से आएगी, आगे जाएगी, पूरा डायनामिक लोड रहेगा, तो इसलिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हमने ILD में पढ़ चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ ILD व्हेन द ILD मीन्स व्हेन द मूविंग लोड इज़ एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, मतलब ये जो पूरा स्पैन है इसके सेंटर में हमारा लोड होगा तभी उसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो हमें इसके लिए डिज़ाइन करना है। तो ये डिज़ाइन के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ। इस साइड से आप इसका सेक्शन कट करो, इस व्यू से आप एक सेक्शन कट करो इस स्लैब का, ठीक है, इस व्यू से। तो आपको क्या दिखेगा, इस व्यू से मैंने कट किया तो यहाँ पे हमें 2 बेयरिंग्स दिखेंगे जो एंड पे है, सपोर्ट्स वो दिखेंगे, दीज आर द सपोर्ट्स। इसका डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस इज़ द डेक, और ये उसके ऊपर बेयरिंग कोट। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमने हमारे व्हीकल को बीच में डाल दिया, क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, और बेंडिंग मोमेंट इज़ मैक्सिमम व्हेन द व्हीकल इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि हमें इफ़ेक्टिव विड्थ ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये सपोज़ IRC क्लास A ट्रैक व्हीकल है, इसका जो डायमेंशन होता है वो 3.6 मीटर होता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन ये जो डायमेंशन है वो इस यहाँ से यहाँ तक है। इसका जो इम्पैक्ट ब्रिज के नीचे तक पड़ेगा हमें वो फाइंड करना है।
ब्रिज के नीचे तक इसका इम्पैक्ट 3.6 मीटर जितना नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा होगा। तो वो कैसे करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लोड है इट इज़ डिस्पर्स्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ से भी 45 डिग्री पे ऐसा डिस्पर्स हुआ और यहाँ से भी 45 डिग्री पे ऐसा डिस्पर्स हुआ। ठीक है, तो अभी हमें टोटल विड्थ ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करना है, मतलब बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, टोटल विड्थ ऑफ डिस्पर्जन। तो फिर ये एकदम बेसिक है। तो जैसे कि एक 45 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल ऐसा मैं बना देता हूँ, इसका ये थीटा 45 डिग्री है, तो जितना ये डायमेंशन होगा उतना ही इसका ये डायमेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये 45 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो फिर हमें पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, दिस 80 mm प्लस 500 mm, मतलब 0.08 प्लस 0.5 ये। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी उतना ही होगा, x मतलब इतना ही होगा, 0.08 प्लस 0.5। तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी आपका x, तो टोटल हो गया 2 × x। तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 3.6 प्लस दिस x मीन्स 3.6 प्लस 2 × 0.08 प्लस 0.5। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ से हमें मिल गया 4.76 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे इसमें, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशंस किए उसमें हमने किधर भी ऐसा नहीं बोला कि मीन्स डायनामिक लोड का हमने किधर भी कंसिडर नहीं किया। वी डिडंट कंसिडर डायनामिक लोड एनीवेयर, हम स्टैटिक लोड की बात कर रहे थे। लेकिन ब्रिज पे आता है डायनामिक लोड। तो इम्पैक्ट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अगर आप स्टैटिक लोड को इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायनामिक लोड मिल जाएगा। मतलब डायनामिक लोड इज इक्वल टू इम्पैक्ट फैक्टर इनटू स्टैटिक लोड। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये इम्पैक्ट फैक्टर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ब्रिजेस। तो इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकाला जाए, ये IRC 6/2016 में क्लॉज जो आपका है 208.3, दिस इज़ 208.3 ऑफ IRC 6/2016 में आपका इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा स्पैन जो है वो है 6.4 मीटर का, विच इज़ लेस देन 9 मीटर। सबसे पहले ये क्लॉज हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी लोडिंग IRC क्लास AA है। ठीक है, और उसमें भी हमारे स्पैन जो है लेस देन 9 मीटर है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, फॉर ट्रैक्ड व्हीकल्स द इम्पैक्ट फैक्टर परसेंटेज इज 25% फॉर स्पैन्स अप टू 5 मीटर। मतलब 1 से 5 मीटर के लिए जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 25% है। एंड देन लीनियरली रिड्यूसिंग टू 10% फॉर स्पैन्स अप टू 9 मीटर। उसके बाद स्पैन आपका 9 मीटर तक ये जो 25 है ये 10% हो जा रहा है और वो लीनियरली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा जो स्पैन है वो 6.4 मीटर का है, तो हमें 6.4 मीटर के लिए इम्पैक्ट फैक्टर कितना है वो फाइंड करना है। तो ये नॉर्मल हमारा इंटरपोलेशन है कि 5 मीटर के लिए 25 है, 9 मीटर के लिए 10 है, तो 6.4 के लिए कितना होगा, ये हम इंजीनियरिंग में कर चुके हैं काफ़ी बार। तो यहाँ पे मैंने वही किया, इंटरपोलेट। ये मेरा तरीका इंटरपोलेट करने का है, आपका तरीका कुछ और हो सकता है, जैसा आपको जम रहा है। कैलसी में भी हो सकता है, तो आप वैसा कर लीजिए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो अभी देखिए ये 5 मीटर के लिए आपका 25 है एंड 9 मीटर पे 10 हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो 6.4 मीटर किधर बीच में होगा, तो उसके लिए वो 25 से कम ही होगा। तो दैट्स वाई 25 माइनस, और ये टर्म मैंने कैसे लिखा, दिस 25 माइनस 10 डिवाइड बाई ये कितने में चेंज हुआ, सो 9 माइनस 4 दिस टर्म। हमेशा इसको वहाँ पे पॉजिटिव रखना है, इतना याद रखना। 5 माइनस 9 मत लिख देना, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव रखना है। ये -10 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू किसके लिए फाइंड करना है हमें, 6.4 के लिए, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारा 5 के रिस्पेक्ट पे ये। तो इसका वैल्यू आता है 19.75%। ये इंटरपोलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने मेथड से भी कर सकते हो। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इम्पैक्ट परसेंटेज है, इसको डायरेक्ट आप 0.1975 मत ले लेना, तो वो गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट परसेंटेज मतलब आपको 100% में ये ऐड करना है। ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा होगा, इतना एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो 100% प्लस 19.75 इज इक्वल टू 119.75%। और इसको अगर हम अभी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को हटा के, तो वो आपका कुछ आएगा 1.197। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने इम्पैक्ट फैक्टर।
ठीक है, तो होप इम्पैक्ट फैक्टर क्लियर है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव विड्थ ऑफ लोड। हमने पहले देखा कि डिस्पर्जन से तो हमने इफेक्टिव लेंथ ऑफ लोड निकाल दिया, वो 45 डिग्री का डिस्पर्जन लेके, लेकिन इफेक्टिव विड्थ ऑफ लोड हम ऐसे डिस्पर्जन वाले कॉन्सेप्ट से नहीं निकालते। हम IRC 21 में एक क्लॉज है, उस हिसाब से हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ डिस्पर्जन निकालते हैं। तो ये पेज मैंने यहाँ पे अटैच किया है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से इफेक्टिव विड्थ ऑफ डिस्पर्जन का फॉर्मूला है, बी इफेक्टिव इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए इंटू 1 माइनस ए अपॉन एल नॉट प्लस B1। तो इसमें देखते हैं एक एक टर्म क्या है। सबसे पहले बी इफेक्टिव तो हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ डिस्पर्जन है जो हमें निकालना है। उसके बाद जो पहले ए समझते हैं, ए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड फ्रॉम द नियरर सपोर्ट। तो ये जो लोड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके बीच में। तो ये बीच से जो पास वाले सपोर्ट है उसका डिस्टेंस, अब ये तो बीच में ही है तो दोनों सपोर्ट्स तो इक्वी डिस्टेंस है, ये भी 3.2 मीटर है, ये भी 3.2 मीटर है। तो बेसिकली ए हमारा इस केस में 3.2 मीटर हो जाएगा, बिकॉज ए इज़ द डिस्टेंस ऑफ द CG फ्रॉम द नियरर सपोर्ट। तो ए हमारा हो गया 3.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है B1। तो B1 का डेफिनेशन क्या लिखा है ये लोग ने, द ब्रेड्थ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एरिया ऑफ लोड दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ द टायर और ट्रैक कॉन्टैक्ट एरिया ओवर द रोड सर्फेस ऑफ द स्लैब इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू दिस प्लान। मीन्स ये जो 0.85 है वो, तो ये 0.85 कहाँ से आया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 0.85 कहाँ से आया है। सो ये जो बेसिकली हमारा IRC क्लास AA जो ट्रैक व्हीकल है उसका ये विड्थ होता है 0.85 मीटर। आप लास्ट वीडियो रेफ़र करोगे तो आपको समझ जाएगा। तो ये वो विड्थ प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वेयरिंग कोट और सरफेस फिनिश अबाउ द स्ट्रक्चरल स्लैब। सो 2 इंटू हमारा वेयरिंग कोट था 80 mm, तो 0.08, सो इट इज़ इक्वल टू 1.01 मीटर, ठीक है। ये B1 क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या बच गया इसमें, अल्फ़ा। तो ये जो अल्फ़ा है इट इज़ अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो है B अपॉन एल नॉट पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो B हमारा क्या था, टोटल विड्थ जो था 7.5 मीटर प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ 9.5, और एल नॉट हमारा इफेक्टिव स्पैन। तो ये जो हमारा B अपॉन एल नॉट है वो 1.48 आता है। उसके बाद ये 1.48 आता है तो हम इधर बेसिकली इंटरपोलेट कर सकते हैं 1.48 1.4 के बीच में, 1.4 और 1.5 के बीच में। तो इस अल्फ़ा का वैल्यू 2.8 और 2.84 के बीच में होगा, तो आप इंटरपोलेट कर दोगे तो आपको 2.832 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी इफेक्टिव आपको मिल जाएगा 5.54 मीटर। ये अपना इफेक्टिव विड्थ है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव विड्थ हो गया हमारा। अब ये इफेक्टिव जो डिस्पर्जन विड्थ है हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप एकदम अच्छे से समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले चलो अब देख लेते हैं एक बार कि IRC क्लास A ट्रैक व्हीकल कैसा होता है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें बेसिकली 2 ट्रैक्स होते हैं और हर एक ट्रैक पे जो लोड आता है वो 350 किलोन्यूटन ईच होता है। इस पे 350, इस पे 350, और जो दोनों व्हील्स का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1.2 मीटर होता है। दोनों ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है 1.2 मीटर होता है। एंड जो इसका विड्थ होता है, जैसे हमने पहले भी देखा, ये ट्रैक का जो विड्थ है वो 850 mm है, मतलब 0.85 मीटर है। एंड दिस वैल्यू इज C, विच इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द फुटपाथ टू द आउटर एज ऑफ द ट्रैक। तो ये C का जो वैल्यू है एज पर IRC इज मिनिमम वैल्यू इट्स 1.2 मीटर, ठीक है। तो IRC क्लास A क्लियर है यहाँ पे कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डायग्राम मैंने क्या बनाया है, इसको एक अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये एक टायर है हमारा, ट्रैक व्हीकल का ट्रैक है ये 0.850 मीटर का, 0.850 मीटर का जैसा हमने देखा, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.2 मीटर है एज पर IRC। एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C विच इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, तो ये 1.2 मीटर है, ठीक है। ये हमारा कैरेज वे है, ये हमारा जो कैरेज वे है उसका एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें इसका जो ये डिस्पर्जन है वो मैंने कुछ ऐसा बना दिया। डिस्पर्जन आपको ये डिस्पर्स होगा इसका भी, ठीक है। तो अभी इसमें आपको देखना है कि हमने यहाँ पे तो कैलकुलेट कर लिया कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ डिस्पर्जन 5.54 मीटर है,
मतलब कायदे से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 5.54 मीटर होना चाहिए, ठीक है, कायदे से इतना होना चाहिए। लेकिन हमें देखना है कि इतना डिस्टेंस अवेलेबल है कि नहीं। अभी 5.54 डिस्पर्स होना चाहिए, लेकिन उतना अवेलेबल भी तो होना चाहिए। मतलब अभी ये देखो, ये जो ट्रैक्ड व्हीकल है इसका ये सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5.54 होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी 5.54 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2.77, ठीक है। कायदे से ये डिस्टेंस 2.77 होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना है कि 2.77 यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। मतलब अगर आपको 2.77 चाहिए और इधर डिस्टेंस अवेलेबल ही 2.5 है, तो 2.77 डिस्पर्स कैसे होगा? ये ट्रैक के मतलब ट्रैक के बाहर थोड़ी जाएगा, ये ब्रिज के बाहर नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो अभी हम अवेलेबल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अवेलेबल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? ये फुटपाथ का 1 मीटर, फुटपाथ का 1 मीटर प्लस ये 1.2 मीटर प्लस ये 0.85/2, इतना डिस्टेंस आपका अवेलेबल है और इसकी वैल्यू आती है 2.625 मीटर, ठीक है। तो अवेलेबल 2.625 मीटर है और डिस्पर्स होने का कैपेसिटी है 2.77 मीटर, लेकिन अवेलेबल ही 2.65 मीटर है, तो इतना ही डिस्पर्स होगा वो। समझा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक 2.77 डिस्पर्स होना चाहिए, लेकिन अवेलेबल ही 2.625 मीटर है, तो 2.77 कैसे डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो डिस्पर्जन विड्थ जो है ये 2.625 मीटर ही होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.85/2 प्लस 1.2 मीटर प्लस 0.85/2 आपको 2050 mm आएगा। और उसके बाद अब ये जो पूरा कैरेज वे है ये तो 9.5 मीटर का है, एकदम बड़ा सा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी इस व्हील के लिए डिस्पर्जन यहाँ से यहाँ तक का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये जितना डिस्पर्स होना चाहेगा उतना हो सकता है। तो बेसिकली ये डिस्पर्स कितना होगा? 5.54 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2.77 मीटर ये डिस्पर्स होगा। और इतना अवेलेबल भी है इस पर, क्योंकि हमारा टोटल कैरेज वे जो है वो 9.5 मीटर का है। ये मैंने सिर्फ उसका आधा ही बनाया है, मतलब कुछ पार्ट ही बनाया है, ये टोटल बहुत बड़ा है, 9.5 मीटर का है। तो यहाँ पे टोटल डिस्पर्जन अवेलेबल है उसको डिस्पर्स होने के लिए, ठीक है, समझा? तो हमारा टोटल विड्थ कितना हो गया? 2.625 प्लस 2.05 प्लस 2.77 एंड विच इज़ इक्वल टू 7.445 मीटर, ठीक है। ये क्लियर है? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें यही थोड़ा ट्रिकी है आपको समझने के लिए, मैंने अच्छे से समझा तो दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइव लोड। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रैक व्हीकल में 350 प्लस 350 का लोड आता है, तो टोटल हो गया 700। ये जो 1.197 है ये हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है, तो इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ इनटू इफेक्टिव विड्थ जो उसका होगा वो। इफेक्टिव विड्थ हमने निकाल दिया 7.445 और इफेक्टिव लेंथ पहले हमने डिस्पर्जन वाले कॉन्सेप्ट से निकाला था 4.76 मीटर। तो अभी एवरेज इंटेंसिटी कितना हो गया? 23.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन फॉर यूनिट विड्थ के लिए हम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट इज़ इक्वल टू 23.64 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अभी बेसिकली हमारा काम यही था, ये इंपॉर्टेंट था निकालने के लिए। ये एक बार निकल गया तो हमने जो हमारा बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो बीच में डाल दिया हमने लोड को, और ये हमारा लोड का इंटेंसिटी है। तो यहाँ से ये सिमेट्री के हिसाब से ये R1 R2 हम निकाल सकते हैं, काफ़ी बेसिक है, सॉम में सीखा था। और जो लाइव लोड मोमेंट है मैक्सिमम जो इसके सेंटर पे होगा वो भी हम निकाल सकते हैं MQ नॉर्मल हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ करके। तो मैं इतना डिटेल में बता नहीं रहा, वो आपको एक्सपेक्टेड है कि आप खुद कर सको वो। तो MQ हमारा आ जाएगा 113.08 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया। अब शेयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड निकालना है। तो अगेन हमारा ILD का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि शेयर फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब हमारा मूविंग लोड एकदम कॉर्नर पे हो, सपोर्ट को टच होके हो। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट पे डाल दिया हमारा मूविंग लोड, ठीक है। तो इसके लिए हमारा इफेक्टिव लेंथ तो सेम ही होगा, डिस्पर्जन लेंथ जो है वो सेम ही होगा 4.76 मीटर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इम्पैक्ट फैक्टर भी सेम ही रहेगा, चेंज होगा सिर्फ बी इफेक्टिव, क्योंकि बी इफेक्टिव में ए वाला टर्म आता है एंड ए इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द लोड फ्रॉम द नियरर सपोर्ट। अभी इस केस में नियरर सपोर्ट ये वाला सपोर्ट है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मत लेना,
क्योंकि ये दूर वाला सपोर्ट है ना, तो इसलिए नियरर सपोर्ट वाला डिस्टेंस, सो दिस इज़ इक्वल टू 2.38 मीटर यहाँ पे आ गया। L0 हमारा इफेक्टिव स्पैन था 6.4 मीटर एंड B1 हमने लास्ट टाइम देखा था सेम है 1.01 मीटर। और इसमें जो हमारा B/L0 भी सेम है, इसलिए अल्फ़ा भी सेम होगा। बेसिकली सब कुछ सेम होगा, बस हमारा A का वैल्यू चेंज हो जाएगा और A है हमारा 2.38 मीटर, तो इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इधर इफेक्टिव विड्थ मिल जाएगा 5.24 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सेम अभी हमें यहाँ पे डिस्पर्जन लेंथ कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाया था। तो ये मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझ जाएगा, आप एक बार खुद से करोगे तो आपको समझ जाएगा। इसके अलावा ये लेक्चर जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके जो हैंड रिटन नोट्स है ये मैं आपको दे दूँगा, मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको नोट्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो नोट्स में मैंने ये छोटी चीज़ भी एक्सप्लेन की है, तो आपको वहाँ से ये वापस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सेम करना है हमें, डिस्पर्जन जो होता है उस हिसाब से ये आपको समझ जाएगा। देन अगेन एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइव लोड कितना होगा, 700 इंटू इम्पैक्ट फैक्टर डिवाइड बाई लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हमारा हो गया 24.14 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन यूनिट विड्थ के लिए करेंगे तो 24.14 किलोन्यूटन पर मीटर दिस डिस्टेंस। उसके बाद अगेन यहाँ पे हम R1 R2 निकालेंगे रिएक्शंस नॉर्मल तरीके से। तो मैक्सिमम लाइव लोड शेयर फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो इधर 72.16 किलोन्यूटन मैक्सिमम है, तो इसमें मैक्सिमम लाइव लोड शेयर फोर्स आ गया हमारा 72.16 किलोन्यूटन। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हमने पहले निकाला और लाइव शेयर फोर्स अभी निकाल लिया। ठीक है, तो लोड कैलकुलेशंस हमारे हो गए हैं लाइव लोड और डेड लोड के। तो अभी हमें ये लोड कैलकुलेशंस को डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, MU इज इक्वल टू 1.35 डेड लोड मोमेंट प्लस 1.5 लाइव लोड मोमेंट। जो हमने पहले निकाला था उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारा इतना। डिज़ाइन शेयर फोर्स हमारा 1.35 सेम डेड लोड शेयर फोर्स प्लस 1.5 लाइव लोड शेयर फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, हमने जैसे कि पहले निकाला था, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा 169.84 किलोन्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली जो हमने अजम्पशन की थी, जो डेप्थ की, वो हमें प्रूफ करना है कि हमारा अजम्पशन राइट थी। तो बेसिकली हमें डिज़ाइन वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम MU लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट ही हमने RCC में ऑलरेडी सीख लिया है, तो यहाँ से हम डेप्थ निकालेंगे। सो डेप्थ इसका आ जाएगा 278.80 mm विच इज़ द रिक्वायर्ड डेप्थ, और हमने अज्यूम तो 450 किया था, जो कि काफ़ी बड़ा है इससे, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, और सेक्शन अंडर इन्फोर्स भी है। ठीक है, तो इट इज़ ओके। उसके बाद हमें ये फार्मूला पता है, RCC में हमने बहुत बार यूज़ किया है, MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस AST FY अपॉन BD FCK। बेसिकली हमें यहाँ पे AST निकालना है, इसलिए फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। तो MU हमें पता है, हमने निकाल लिया है MU पहले ही, पीछे ही हमने MU निकाल लिया है। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यूनिट कन्वर्जन करने के बाद AST हमारा निकल जाएगा। ये जो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट है वो है 1765.61 mm स्क्वायर। तो अभी हम यूजिंग 20 mm डायमीटर बार हम देखेंगे, तो स्मॉल AST कितना हो जाएगा 314 mm स्क्वायर। उसके बाद स्पेसिंग का फॉर्मूला तो हमें पता है 1000 इंटू स्मॉल AST अपॉन कैपिटल AST, तो ये स्पेसिंग 177.92 आया। स्पेसिंग को हम हमेशा छोटे नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं, तो हमने 150 mm पे राउंड ऑफ कर दिया और नीचे लिख देंगे प्रोवाइड हैश ऑफ 20 mm एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से वापस हम एक बार AST प्रोवाइडेड निकाल लेंगे, क्योंकि हमने स्पेसिंग चेंज किया है। तो AST प्रोवाइडेड इज़ अगेन ये वाले फार्मूला से हम AST प्रोवाइडेड निकाल लेंगे इसका, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेसिंग है। ठीक है, तो AST प्रोवाइडेड 2094 mm स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये जो थी कैलकुलेशंस तो सारे हमारे लॉन्जिट्यूडिनल मोमेंट के लिए थी, अभी हमें ट्रांसवर्स मोमेंट के लिए करनी है। तो IRC ने बोला है कि ट्रांसवर्स मोमेंट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस फार्मूला से निकाल सकते हो। 0.3 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ऑफ लाइव लोड प्लस 0.2 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ऑफ डेड लोड। ये अल्टीमेट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इधर 1.5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 72.534 किलोन्यूटन मीटर ट्रांसवर्स मोमेंट।
अब इस ट्रांसवर्स मोमेंट के लिए हमें रीइंफोर्समेंट निकालना है, तो फिर इसमें हम वापस से वो फार्मूला यूज़ नहीं करते AST का बड़ा वाला फार्मूला, हम डायरेक्ट इसको अप्रॉक्सीमेशन से निकाल लेते हैं कि AST प्रोवाइडेड जो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट के लिए था डिवाइड बाय MU इंटू ट्रांसवर्स मोमेंट। तो इस हिसाब से ये 566 आ गया। अब इसमें हम कंपैरेटिवली लोअर डायमीटर ऑफ बार यूज़ करते हैं, 20 mm नहीं 12 mm यूज़ करेंगे। सो वापस अगेन स्पेसिंग निकाल दिया, देन उसके बाद 190 mm पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग हम हमेशा कम डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा बेसिकली डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, हमें डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है हमारा। अभी हमें सिर्फ चेक्स करना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला चेक तो हमारा अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का चेक है। तो ये फार्मूला RCC का फार्मूला है, काफ़ी पता है हमें। तो यहाँ पे ये 313 किलोन्यूटन मीटर सहने के लायक है, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन MU जो हमने पहले निकाला था, तो सेफ़ है। उसके बाद चेक फॉर अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ एज पर IRC 112/2011 क्लॉज 10.3.2। तो ये जो है आपका IRC जो है वो एग्ज़ाम्स में अलाउड रहेंगी, तो ये बड़े बड़े फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि किधर से उठाए गए ये। तो ऐसा एक टर्म है VRDC विच इज़ इक्वल टू 0.12 K इंटू 80 इंटू दिस ρ1 इंटू FCK रेज टू 0.33 BW इंटू D। तो ये फार्मूला भी आपको दिया हुआ है, K का वैल्यू है, कुछ ρ1 का वैल्यू है। लेकिन ये जो VRDC हमें बस इतना मेक श्योर करना है कि ये VU जो हमने कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा डिज़ाइन सेफ़ है, ठीक है। तो ये बस सब्स्टिट्यूशन है, मेयर सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो ये सेफ़ ही आता है, हमेशा मोस्टली सेफ़ ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, सम इज़ ओवर। फाइनली हम इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द डेक स्लैब बना देंगे। तो क्रॉस सेक्शन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा बेंडिंग कुछ इस तरह से होगा, तो मेन रीइंफोर्समेंट नीचे आएगा हमेशा, वो हमें पता है। तो ये मेन रीइंफोर्समेंट हमारा, ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारे मेन रीइंफोर्समेंट है जो हमने प्रोवाइड किए क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये हमारे ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है। दिस इज़ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जिसको हम बोलते हैं, ये हमने इधर प्रोवाइड कर दिया। अब इसके अलावा हम ऊपर भी थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि कुछ अगर एक्सीडेंटल बेंडिंग मोमेंट वगैरह आए तो वो फेल नहीं होना चाहिए। तो इधर हम लोग दोनों डायरेक्शन में, ऊपर दोनों डायरेक्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ही प्रोवाइड करते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, ताकि वो एक्सीडेंटल लोडिंग भी सह सके। ये हो गया ऐसा। उसके अलावा ये जो है हमारा सेटअप, ये हमारा कुछ शियर रेजिस्ट करने के लिए भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसका डिज़ाइन इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस सम, तो बस हम इधर मेंशन कर देते ताकि उनको पता चले कि आपको नॉलेज है शियर का भी। तो शियर रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम ऐसा कुछ लगा देंगे, ठीक है। तो होप आपको ये सम एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। और उसके अलावा इसके नोट्स जो है मैं आपको दे दूँगा ड्राइव पे अपलोड करके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड और कोई वीडियोस आपको चाहिए होगा तो बता दीजिए कमेंट में, हम उसका वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय, सी या।